गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ताल्लुक में। एक बार पुनः हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में वस्तु एवं सेवा कर लेकर। ठीक है ना। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जीएसटी के बारे में जानेंगे। अमूमन मुझे टॉपिक पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था। मन इसलिए नहीं कर रहा था, आप लोग सब कुछ जानते होंगे इसके बारे में कि क्या है जीएसटी, क्या है, ये सब कुछ जानते होंगे। वस्तु एवं सेवा कर क्या है, बहुत पॉपुलर है और जहां तक मुझे उम्मीद है सब आप लोग जानते होंगे। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा, जानते हैं ना? तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फिर कोई और दूसरा। हम अच्छे हैं, ठीक ना, हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं हम, बिल्कुल। नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार। ठीक, गुड इवनिंग। अब जल्दी से मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दीजिएगा। जीएसटी जानते हैं आप? नो सर, मुझे मालूम था। राहुल साक्या जी, मैं इस बात का अंदाजा लगा रहा था। मैं अच्छा हूँ सोनल बिंदी जी, अच्छा हूं मैं, ठीक ना। नहीं जानते हैं सर, मोस्ट वेलकम, वेलकम आपका भी। चलिएगा, नहीं जानते हैं, चलिए हम समझा देते हैं। सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका नाम है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु पर भी लगेगा, सेवा पर भी लगेगा। पहले हम इसका इतिहास जान लेते हैं। सबसे पहले सन 2002 में किसकी गवर्नमेंट थी? 2002 में। तो 2002 में जब गवर्नमेंट थी कांग्रेस, सॉरी बीजेपी की, 2005 तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 5 से फिर 9 से 14 कांग्रेस की दोबारा सरकार आई, फिर उसके बाद 2 बार बीजेपी की। तो बीजेपी सरकार में सबसे पहले जीएसटी की बात की गई थी। 2002 से इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है, लेकिन यह इससे संबंधित जो विधेयक था वो 2016 में पारित हो पाया, ठीक ना। 2016 में पारित हो पाया। अब बात एक देखिएगा, फैक्चुअल है बहुत। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। बात यह है कि हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 2002 की बात है, 2005 तक अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक ना, 2000 से 2005 तक। बात यह है कि आखिर में जीएसटी की आवश्यकता पड़ी क्यों, या जीएसटी क्यों लाया गया? तो जीएसटी वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? ऐसे कर जो लगाए किसी और व्यक्ति पर जाते हैं और जिनका निर्वहन किसी और व्यक्ति को करना पड़ता है, उनको हम नाम देते हैं जीएसटी। हो कह रहा था, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे के समझाऊंगा, समझिएगा। हो ये रहा था, मान लीजिएगा एक एफ नाम की फैक्ट्री है। इस एफ नाम की फैक्ट्री ने कोई एक प्रोडक्ट बनाया। मान लीजिएगा इस प्रोडक्ट का नाम है कुकर। प्रोडक्ट का नाम क्या है? एक कुकर बनाया इसने। जब ये ग्राहक तक, कंज्यूमर जो है, ग्राहक तक एक कुकर पहुंचा, जब ये फैक्ट्री ने कुकर बनाया, तो इस कुकर का जो मूल्य था, लागत 100 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए लागत थी और कंपनी इसको 100 रुपए में 20 रुपए मुनाफा लेकर बेचना चाहती थी। तो इसका कीमत रखा गया 100 रुपए। लेकिन जब ये ग्राहक तक पहुंचता था तो इसकी कीमत लगभग 300 रुपए हो जा रही है। कैसे हो जा रही है? जब कुकर कंपनी से बाहर निकलता था तो उस पर सेल टैक्स लगता था, ठीक ना। सेल टैक्स के बाद जब वो किसी राज्य के अंदर प्रवेश कर रहा था, मान लीजिएगा ये फैक्ट्री गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में आ रही है, तो इस पर एंट्री टैक्स लगता था, एंट्री टैक्स। अब कोई ना कोई इसको पहले, सबसे पहले कौन खरीदेगा? थोक विक्रेता खरीदता था, थोक विक्रेता। थोक विक्रेता के बाद इसको किसने खरीदा? तो थोक विक्रेता के बाद इसको खरीदा फुटकर विक्रेता ने। किसने खरीदा? फुटकर विक्रेता, ठीक ना। मान लीजिएगा ये 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है, इस पर मान लीजिएगा 20% सेल टैक्स लगाया गया। तो 100 का 20% लगाया तो अब इसकी कीमत हो गई 120 रुपए। इस पे 20% एंट्री टैक्स लगा दिया गया, तो 120 का 20% कितना निकल के आएगा? तो 120 का 20% बाबू कितना निकल के आएगा? 24 रुपए। 24 रुपए निकल के आएगा ना 20%। तो 120 में अगर 124 जोड़ा हमने तो हो गया 144। थोक विक्रेता ने मान लीजिएगा 10% अपना कमीशन कमा लिया, यानी 14 रुपए अगर अपना कमीशन कमा लिया, तो इसका मूल्य कितना हो गया? इसका मूल्य हो गया 158। और फुटकर विक्रेता ने मान लीजिएगा 15% या 10% इसमें अपनी मेहनताना ले लिया, तो मान लीजिएगा ये पहुंच गया कितना रुपए? 80 रुपए। तो 180 रुपए, 190 रुपए इसकी कीमत हो जा रही है। एक 300 ना लिख के हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 180। तो मूल्य इसका कितना था? मूल्य तो इसका था 100 ही रुपए, लेकिन ग्राहक को ये सामान कितने रुपए में मिला है? ग्राहक को ये सामान मिला है कितने रुपए में? 300 रुपए में या 180 रुपए में। तो जो मूल्य था वो मूल्य कुछ और हो गया। अब मान लीजिए, एक तो मैंने उत्तर प्रदेश की बात की, अब यही प्रोडक्ट महाराष्ट्र की जनता को खरीदना है, तो महाराष्ट्र में बना। जब बाहर निकला तो इस पर सेल टैक्स लग गया, कोई भी इस पर एंट्री टैक्स नहीं लगा।
तो सीधी सी बात है, जिस राज्य में प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उस राज्य में इसका कीमत जो होगा वो कीमत कम होगा। कम कीमत क्यों होगा? क्योंकि यहां पर आपको क्या नहीं देना है? एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स नहीं देना है तो कीमत कम हो गया। कम हो गया, मान लीजिएगा उत्तर प्रदेश वाले व्यक्ति को 180 रुपए का मिल रहा है और हो सकता है कि महाराष्ट्र में बनना है और महाराष्ट्र वाले व्यक्ति को मान लीजिएगा 120 रुपए में मिल रहा है। तो यहां पर भिन्नता उत्पन्न हो रही थी, यहां पर भिन्नता उत्पन्न हो रही थी कि वस्तु का जो कीमत है वो एक समान ही है, लेकिन अलग अलग जगह पर उसके अलग अलग क्या है? कीमत है, अलग अलग उसकी कीमत ली जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने जीएसटी लाया। इसी में साथ ही साथ चोरी भी हो जाती थी। जो थोक विक्रेता है, फुटकर विक्रेता है, जितना मन चाहे उतना लगाता था, जितना मन करेगा उसका उतना पैसा लगाता था, मोल भाव करके कुछ पैसा कम भी कर दे। समझ जाएगा कि सामने वाले बंदा ये मोल भाव करेगा तो हो सकता था पहले ही 20 रुपए बढ़ा के बताए, ताकि वो जान रहा है कि सामने वाला बंदा है, मोल भाव करेगा तो मैं 20 रुपए कम कर दूंगा। तो इसी समस्या से निपटने के लिए जीएसटी लाया गया। जीएसटी लाया गया, ठीक ना। अब देखिएगा पूरा का पूरा समझ गए ना कि जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। क्यों लाया गया? जो वस्तुओं या कीमतों में जो भिन्नता थी, कहीं पर कुछ और कीमत थी, कहीं पर कुछ और कीमत थी, उस कीमत को एक समान करने के लिए लाया गया। आप इस कर का अगर नारा देखेंगे तो नारा क्या है? एक कर एक राष्ट्र। एक कर एक राष्ट्र। पूरे देश में इस पर जो वस्तु है उस पर एक ही टैक्स लगना चाहिए, उसकी कीमत एक ही होनी चाहिए पूरे देश भर में। एक कर एक राष्ट्र। पूछा जाता है जीएसटी का नारा क्या था? एक कर एक राष्ट्र एक बाजार। एक कर एक राष्ट्र एक बाजार, ठीक ना। ये भी इसका एक नारा था, ठीक ना। हाँ, ठीक ना। बहुत ज्यादा इसमें क्या होता था? रुपए लग जाता था। अब देखिएगा जो हमारा जीएसटी है, जीएसटी के लिए हमारे संविधान में 101वां संविधान संशोधन करना पड़ा। संविधान संशोधन करना पड़ा। संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा? तो जीएसटी को भारत में लाने के लिए हमने जो संविधान संशोधन किया, पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन किया? 101। जीएसटी को राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को अनुमति दे दी। विधेयक पारित हो गया, राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई 8 सितंबर 2016 को। और भारत में सितंबर के बाद 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत इसमें क्या हो गया? लागू हो गया। पूरे भारत इसमें लागू हो गया। अब जो जीएसटी है, जीएसटी को 4 भागों में बांट दिया गया। जीएसटी के 4 प्रकार बताए गए। जो केंद्र सरकार लगाएगी जीएसटी, उसको नाम दे दिया गया सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो केंद्र सरकार किसी वस्तु पर टैक्स लगाएगी उसको नाम दे दिया गया सीएचएसटी। राज्य सरकार के द्वारा जो वस्तु पर टैक्स लगाया जाएगा उसको नाम दे दिया गया एसजीएसटी। और जो हमारी यूटीज है, यानी जो हमारे केंद्र शासित राज्य हैं, उनके द्वारा जो जीएसटी लगाया गया उनको नाम दे दिया है यूजीएसटी, यूटीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार हो रहा है तो उसको हम इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी कह दिया। ये 4 प्रकार की जीएसटी हैं। आपको नाम समझ के ही पता चल जाएगा। सीजीएसटी कौन लगाएगा? केंद्र सरकार। एसजीएसटी कौन लगाएगी? राज्य सरकार। यूजीएसटी कौन लगाएगी? केंद्र शासित राज्य। और अगर एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार कर रहा है तो अंतरराज्यीय वस्तु एवं सेवा कर लगा दिया गया, ठीक है ना। हमारा जो जीएसटी है, ये मॉडल जो है, हमने जो जीएसटी मॉडल जिस देश से लिया उस देश का नाम क्या है? कनाडा। हमने अपना जीएसटी मॉडल जिस देश से लिया उस देश का नाम क्या है? कनाडा। हमने जीएसटी में कुछ चीजों को जीएसटी दायरे से बाहर भी रखा और कुछ सामानों पर हमने जीएसटी अच्छा खासा भी लगाया। तो जीएसटी की सबसे पहले दर देखते हैं, या जो संविधान संशोधन किया गया किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद का नाम है 279A। 279A, इस अनुच्छेद में क्या किया गया? इस अनुच्छेद में 279A अनुच्छेद में जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 279 में कौन किस प्रकार का कर है, कौन कर लगाएगा, उस कर की वसूली कौन करेगा और किस प्रकार से उसका कर का वितरण किया जाएगा। जैसे मान लीजिएगा स्टाम्प शुल्क होता है,
स्टाम्प शुल्क कौन लगाती है? राज्य, केंद्र सरकार। स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार लगाती है। जैसे आप 10 रुपए का स्टाम्प खरीदेगा, उस पर 10 रुपए का नोट लगा होगा, आपको वो 10 रुपए का नहीं मिलेगा, ज्यादा रुपए का मिलेगा। 10 से ज्यादा रुपए, 12, 13, 14, कितने का मिल सकता है? 13 रुपए का मिल जाएगा। तो उस पर जो टैक्स लगाया, टैक्स लगा तो केंद्र सरकार लगाएगी, केंद्र सरकार ही वो टैक्स वसूलेगी, लेकिन वो बाद में राज्य सरकार को दे देगी। तो जो हमारे जीएसटी है, जो हमारे करों की बात थी, वो जिस अनुच्छेद में थी, उस अनुच्छेद का नाम था 279A। 279A। तो इसी अनुच्छेद में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया, और इसी के लिए संविधान में 101 बार संविधान संशोधन किया गया। अब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 101 बार संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आप बता देंगे यह संबंधित है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर से इसका संबंध है। वस्तु एवं सेवा कर से इसका संबंध है। हमने अपना जीएसटी मॉडल किस देश से लिया? तो हमने अपना जीएसटी मॉडल कनाडा देश से लिया। जीएसटी में 5 या 4 कितनी दरें हैं? जीएसटी की जो स्लेब है वो कितनी है? बिल्कुल 4 रेट हैं। आप देखिएगा, आप लोग 5 पढ़ लेते, 0 भी पढ़ लेते। 0 थोड़ी ना होता है। अगर हमने किसी चीज पर 0 टैक्स लगाए तो क्यों काउंट कर रहे हैं भाई? 0 कोई रेट थोड़ी ना है, ठीक ना। तो 5, 12, 18 और 28, 5%, 12%, 18% और 28%। ये जीएसटी की 4 स्लेब हैं, 4 दर है। हमने 28% जीएसटी उस सामान पे लगाया जो विलासिता की वस्तुएं हैं, और हमने 5% ऐसे सामानों पे लगाया जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं, और हमने कई सारी ऐसी भी चीजें हैं जिन पे हमने जीएसटी नहीं लगाया। तो क्यों जिस पे नहीं लगाया वो हम बता देंगे अभी आपको। पहले इस बात पे चर्चा करते हैं कि हम 28% किससे वसूलेंगे? 28% विलासिता की वस्तुओं से वसूलेंगे। विलासिता क्या होती है? विलासिता आरामदायक सोफा, आप सोफा लेने जाइएगा, आप टेलीविजन लेने जाइएगा, आप हैंडसेट लेने जाइएगा, मोबाइल फोन, आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा। आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा। यानी अगर आपने 100 रुपए का खाना खाया तो आपको 128 रुपए पे करने पड़ेंगे, और अगर आपने 1000 का खाना खाया तो आपको 1000 के साथ साथ 280 रुपए और अतिरिक्त पे करने पड़ेंगे। सरकार कहती है कि जो व्यक्ति 5 स्टार होटल में खाना खाता है वो निश्चित रूप से अमीर है, वो गरीब नहीं है, और जो अमीर है वो आराम से 28% की टैक्स दे सकता है। आप जाइएगा किसी ठेले पर खड़े होकर आप 10 रुपए का फुल्की पीजिएगा या आप 20 रुपए का कचौड़ी खाइएगा तो आपसे जीएसटी नहीं लगेगी। सरकार कहती है कि गरीब है जो 20 रुपए का खाना खा रहा है, भरण पोषण कर रहा है 20 रुपए से, इससे हम जीएसटी नहीं ले सकते हैं क्योंकि गरीब है। तो विलासिता की वस्तुओं पर जीएसटी बहुत लगाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जीएसटी की जो 28% की रेट है, जो स्लेब है, 28% की जो दर है वह लगाई जाती है इंटरनेट पर, 5 स्टार होटल्स पर खाना खाने में, ठीक ना, बुक पर या पेट्रोलियम पर। तो पेट्रोल और बुक पर तो कोई जीएसटी नहीं लगाई जाती है। शिक्षा को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। शिक्षा को जीएसटी के दायरे से क्या रखा गया? बाहर रखा गया है। आप अभी भी देखिएगा कोई बुक लेने जाइए तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल ही जाता है, कभी आपसे जीएसटी उस पर नहीं लिया जाएगा। तो कौन हो गया? विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुओं पे सबसे अधिक जीएसटी लगाया जाता है, ठीक ना। अब कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर सरकार जीएसटी नहीं लेती है, जैसे बिजली, जैसे अल्कोहल, जैसे शिक्षा, जैसे पेट्रोलियम, जैसे अंडे, जैसे छिलका उतरा हुआ अनाज, जैसे पैकेट खुला बिकने वाला सामान, जैसे सब्जी। आप अगर जैसे आप लोग जानते होंगे, आप लोग खाते भी होंगे, न्यूट्रेला होता है एक सोयाबीन बड़ी, न्यूट्रेला। आप देखिएगा न्यूट्रेला का एक पैकेट भी आता है, एक न्यूट्रेला का पैकेट आता है, वो 10 रुपए का पैकेट आता है। उस 10 रुपए का पैकेट आप लीजिएगा, आप देखिएगा उसमें कितनी न्यूट्रेला निकल रही है, आप उसका वेट तौलिएगा। और वहीं पर खुले में रखा होगा न्यूट्रेला, एक वो काउंटर में रखा हुआ, एक काउंटर में रखे हुआ न्यूट्रेला जो उसे फुटकर में बेचना है। आप 10 रुपए का वो खरीद के देखिएगा आपको ज्यादा देगा, क्योंकि जो पैकेट बंद सामान है, सरकार कहती है पैकेट बंद सामान पर जीएसटी लगेगा, और जो पैकेट बंद सामान नहीं है उन पे सरकार जीएसटी नहीं लेती है। क्वेश्चन पूछा गया है, सरकार निम्नलिखित में से किस पर जीएसटी नहीं लेती है? उसमें एक ऑप्शन था कि खुला हुआ सामान, ऐसा सामान जिसको हम पैक्ड करके नहीं बेच रहे बल्कि खोल कर बेच रहे हैं, तो उस पर आपको जीएसटी
नहीं देना पड़ेगा। तो क्या क्या हो गया? शिक्षा, बिजली, अल्कोहल, पेट्रोलियम, आपका ऑयल, ठीक ना, छिलका युक्त अनाज, ठीक ना, ऐसे अनाज जिनका छिकला उतरा हुआ हो, अंडे, सब्जी, और जो आपको पैकेट, बिना पैकेट के अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, अनपैकेट सामान खरीदते हैं, खुला हुआ सामान खरीदते हैं, तो उस पर आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। भारत में जो जीएसटी है, यह सबसे पहले जीएसटी पारित करने के लिए राज्यों का सहयोग चाहिएगा, ठीक ना, संसद में उपस्थित सदस्यों का 2/3 चाहिए था और राज्यों का अनुसमर्थन चाहिएगा। 50 जो भारत के राज्य हैं, कम से कम आधे राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन दिया जाए। तो सबसे पहले जीएसटी, जिस राज्य ने जीएसटी के लिए अनुसमर्थन दिया, ठीक ना, हाँ, तो जिस राज्य ने सबसे पहले जीएसटी के लिए स्वीकृति दी, उस राज्य का नाम बताइएगा। तो सिक्किम। और सबसे बाद में जिस राज्य ने स्वीकृति दी, तो उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। उस देश का नाम बताइएगा। तो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो कहेंगे सर ने लिखा नहीं है, ठीक है ना। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के अभी आपको हम एक भी पीडीएफ नहीं दिए हैं, हम सारे पीडीएफ आपको एक एक से उपलब्ध करा देंगे, ठीक है ना। तो पहला राज्य, भारत का पहला राज्य जिसने जीएसटी की अनुमति दी या जीएसटी को अपने यहां लागू करने की बात कही, तो उसका नाम है सिक्किम। और सबसे बाद में जिस राज्य ने इसमें शामिल हुआ जीएसटी में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका सबसे बाद में, सबसे अंत में। तो सबसे अंत में जो आया, सबसे अंत में, तो सबसे अंत में जम्मू एंड कश्मीर। क्या आया? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक ना। अगर बात करें कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश में लाया गया, तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी लाया गया आपके फ्रांस में। क्या लाया गया? फ्रांस में। जीएसटी का जो 101 बार संविधान संशोधन किया गया, उस संविधान संशोधन में एक बात की गई कि जब जीएसटी विधेयक पारित हो जाएगा, और जीएसटी विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए सितंबर 2016 में, उसके बाद कहा गया कि जीएसटी को कार्य नियोजित करने के लिए, जीएसटी अच्छे से कार्य कर सके, इसके लिए एक परिषद का निर्माण किया जाएगा, और उस परिषद को नाम दे दिया गया जीएसटी परिषद। क्या नाम दिया गया? उसको नाम दे दिया गया जीएसटी परिषद। किसी कोचिंग की फी में क्यों ली जाती है? देखिएगा, कोचिंग एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। कोचिंग एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आता। आपके हिसाब से आप हमसे शिक्षा ले रहे हैं और बदले में हम पैसा दे रहे हैं, तो वो हमारा इनकम हुआ, और उस इनकम पर हमको टैक्स देना पड़ता है। जहां पर अभी हम हैं, यहाँ पे सब कुछ आधारभूत सुविधाएं हैं। यहाँ पर एसी लगा है, यहाँ पर अच्छा हेलोजन लगा है, अच्छा स्मार्ट बोर्ड है, एक अच्छे से फ्लैट में हम लोग आपके लिए शूटिंग करते हैं, ये आपकी क्लासें चला रहे हैं, तो इसका हमें जीएसटी देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जीएसटी लिया जाता है, कोचिंग का जीएसटी लिया जाता है। विलासिता की वस्तु है, कोचिंग कौन पढ़ेगा? गरीब या अमीर? जो गरीब होगा वो तो सेल्फ स्टडी करेगा, जो अमीर होता है वो कोचिंग पढ़ता है। सरकार ये कहती है, सरकार में कहीं पर भी कोचिंग को शिक्षा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। शिक्षा के अंतर्गत का बात होता था जब आप मेडिकल कॉलेज पढ़ रहे हो, मतलब आप गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ रहे हो या एकेडमिक स्तर की शिक्षा ले रहे हो। चलिएगा, आइएगा यहाँ पर। हमने आपको ये कहा है कि जब हमारा 101 बार संविधान संशोधन हुआ, उसमें इस बात का जिक्र था कि जब भारत में जब संविधान संशोधन विधेयक, जीएसटी विधेयक पारित हो जाएगा, तो 60 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर एक काउंसिल का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम होगा जीएसटी काउंसिल। और भारत में जीएसटी से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो जीएसटी परिषद ही करेगी। किस सामान पर जितना जीएसटी लगाना है, किस सामान पर जीएसटी नहीं लगाना है, ये सारी की सारी बातें निर्णय कौन करेगा? जीएसटी परिषद। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि आखिर जो जीएसटी है, जीएसटी परिषद है, ये जीएसटी परिषद में होगा कौन? तो जीएसटी परिषद में कौन होगा, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं बाबू। जीएसटी परिषद जो है आपकी, जीएसटी काउंसिल, COUNCIL काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में जो मेंबर की संख्या होती है, मेंबर, वो है 33। कितने लोग होते हैं जीएसटी परिषद में? 33। पहला क्वेश्चन कौन होता है? तो जो इसका अध्यक्ष है, इसका जो अध्यक्ष है वो भारत सरकार का वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है।
और इसका जो अध्यक्ष हो गया, ठीक है ना, अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य, इसके सदस्य कौन होते हैं? तो सदस्य में केंद्र सरकार का केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होता है। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के साथ साथ भारत के 29 राज्य और दिल्ली और पांडिचेरी, 29 राज्य के साथ साथ दिल्ली और पांडिचेरी के वित्त मंत्री। दिल्ली और पांडिचेरी क्या हमारी? तो दिल्ली और पांडिचेरी हमारे केंद्र शासित राज्य हैं। तो 2 केंद्र शासित राज्यों के हम वित्त मंत्रियों को शामिल करते हैं। तो बाबू, एक हो गया वित्त मंत्री, एक हो गया राज्य वित्त मंत्री। 29 राज्यों में कितने वित्त मंत्री? तो 29, और दिल्ली और पांडिचेरी तो 2 और जोड़ लीजिएगा। तो 1 और 1 2 और 29 कितना? 31, और दिल्ली और पांडिचेरी के कितने? तो 2। तो कितना हो गया कुल मिला के? तो इस सदस्य संख्या कितनी निकल के आई? सदस्य संख्या निकल के आई आपकी कितनी? 3। अब जीएसटी, अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जीएसटी के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? जीएसटी परिषद की स्थापना जीएसटी विधेयक पारित के बाद हुई। जीएसटी में कुल 33 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जो अध्यक्ष तो वित्त मंत्री होता है भारत सरकार का, जो वित्त मंत्री है। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष जो 29 राज्यों के वित्त मंत्री होंगे, इसमें जो 29 राज्यों के वित्त मंत्री होंगे, उन्हीं वित्त मंत्रियों में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा। उन्हीं 29 वित्त मंत्रियों में से किसी ना किसी एक का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जीएसटी है। जीएसटी पारित करने वाला भारत का पहला राज्य, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है सिक्किम। और किस देश का मॉडल है? दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कनाडा। तीसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जीएसटी से, जीएसटी काउंसिल में सदस्यों की संख्या 33। चौथा, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जीएसटी से संबंधित, तो आपको हमने करा दिए। अब एक शब्द और है जीएसटी के साथ साथ ही, थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिएगा, बस थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है, और उसका नाम है बीमा। बीमा क्या होता है? सबसे पहली बात तो आखिर जो इंश्योरेंस है वो है क्या? बीमा क्या है? तो बीमा जोखिम का साधन है, जोखिम को कम करने का साधन, बीमा जोखिम को कम करने का साधन है। बीमा के अंतर्गत क्या होता है? बीमा क्या होता है? हम कुछ ना कुछ पैसे जमा करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, और हम इस बात के लिए पैसा जमा करते हैं कि भविष्य में अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाए या हमारे साथ कोई घटना घट जाए तो उसकी भरपाई इसी पैसे से हो सके। इसी को हमने क्या नाम दे दिया गया? इसी को हमने नाम दे दिया गया बीमा। तो बीमा के अंतर्गत जो पैसा हम जमा करते हैं, उस जमा पैसे को हम भविष्य में जब भी हमारे ऊपर जोखिम आएगा तो हम उस पैसे का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इसको नाम दे दिया गया बीमा। अब बीमा 2 प्रकार के होते हैं। एक बीमा होता है जीवन बीमा, जिसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, और दूसरा होता है साधारण बीमा, जनरल इंश्योरेंस। जीवन बीमा आपकी लाइफ से संबंधित होता है, लाइफ से। जैसे स्वास्थ्य बीमा, आपने मान लीजिएगा अपनी सेहत का बीमा करवा लिया, स्वास्थ्य बीमा करवा लिया, ठीक है ना। अब मान लीजिएगा आपने दुर्घटना बीमा करवा लिया, बाई चांस हमारी कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ हो जाता है तो हमें पैसा मिलेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिएगा आपको अपनी बच्ची की शादी करनी है, अभी तो आपकी बच्ची नहीं है, मान लीजिएगा भविष्य में एक पिताजी हैं, अपनी बिटिया की शादी के लिए जमा पैसा करते हैं, तो वो साधारण बीमा होगा। आपने कोई बाइक खरीदी है, आपने कोई कार ली है, तो उसका बीमा कराते हैं कि अगर उसकी चोरी हो जाए, जोखिम आपके सामने आ जाए, चोरी हो जाए, उसका कोई अंग, उसका लाइट फूट जाए कभी, या उसमें कभी एक्सीडेंट हो जाए, तो हमें उसका मुआवजा मिलना चाहिए। तो ऐसे बीमा को हम किस बीमा के अंतर्गत रखते हैं? साधारण बीमा के अंतर्गत। जो हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जीवन से संबंधित, हमारी लाइफ से संबंधित, दुर्घटना बीमा जैसे, ठीक ना, जैसे स्वास्थ्य बीमा, ठीक ना, तो ऐसे बीमा को हम जीवन बीमा के अंतर्गत रखते हैं। जबकि जो अन्य होते हैं, जैसे मान लीजिएगा किसी ने अपने दुकान का बीमा करवाया, मोबाइल का बीमा, आजकल तो मोबाइल का इंश्योरेंस भी होता है कि मोबाइल फूट जाएगा, टूट जाएगा, बाइक पे चल रहे हैं
गिर गया, टूट गया तो इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाएंगे, तो उस बीमा को हम किस में रखते हैं? साधारण बीमा में, ठीक ना। उस बीमा को हम किस बीमा में रख लेते हैं? तो उस बीमा को हम रख लेते हैं अपने साधारण बीमा में, ठीक ना। अब बात करें कि भारत में पहली बीमा कंपनी कौन सी थी, तो भारत की पहली बीमा कंपनी अंग्रेजों के द्वारा लाई गई, ब्रिटिश के द्वारा लाई गई। पहली बीमा कंपनी जो है वो अंग्रेजों के द्वारा लाई गई 1818 में। कब लाई गई? 1818 में। नाम का क्या था? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये भारत में पहली बीमा कंपनी है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत की पहली बीमा कंपनी का नाम ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हाल में ब्रिटिश के द्वारा लाई गई 1918 में, और इसका जो हेडक्वार्टर्स था वो कहां पर इसकी स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना कहां पर की गई? कलकत्ता में की गई। लेकिन यह असफल हो गई। यह क्या हो गई? यह असफल हो गई, ठीक ना। हाँ, ठीक ना। यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैंने असम पढ़ा था। असम नहीं बाबू, सिक्किम है, ठीक ना। इसलिए तो क्षमा गौतम जी के याद रखे, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप कंफ्यूज ना हो। तेलंगाना नहीं है बाबू, इसका सिक्किम ही है, इसका सिक्किम है, तेलंगाना नहीं है, तेलंगाना नहीं है इसका सिक्किम आंसर है, ठीक ना। चलेगा। पहली बीमा कंपनी 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और इसकी स्थापना की गई थी कहां पर? इसकी स्थापना की गई कलकत्ता में। कहां पर इसकी स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना की गई कलकत्ता में। अब जो आप हमारा जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, जो जिसको हम LIC बोलते हैं, LIC की स्थापना ये पूछा जाता है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना है वो सरकार ने 1 जनवरी 1956 को की। कब की? 1 जनवरी 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। और साधारण बीमा के अंतर्गत कई सारी कंपनियां हैं, जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। आप लोगों में से कभी भी आप अपनी गाड़ी का बीमा कराइएगा, आप अपनी 4 व्हीलर्स का बीमा कराइएगा, तो उस पर कभी भी LIC लिख के नहीं आएगा। लाइफ, वो LIC का मतलब है लाइफ, एल्कोहल लाइफ, वो जीवन से संबंधित है। और अगर आप अपनी बाइक का बीमा करा रहे हैं तो वो साधारण है। तो साधारण बीमा कंपनी भारत में बहुत है, आपको याद रखना है। LIC की स्थापना 1 जनवरी 1956 को की गई। सरकारी कंपनी है, भारत सरकार का उपक्रम है LIC, ठीक है ना। जीवन बीमा के अंतर्गत आती है। जो हमारे जो बीमा है ये सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसलिए एक संस्थान की स्थापना की गई जिसको नाम दिया जाता है IRDA। क्या नाम दिया जाता है? नाम दिया जाता है जिसको IRDA। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है IRDA का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? IRDA आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका जो IRDA है, IRDAI, IRDA, ठीक है ना। यही होता है ना, ERDAI। हाँ, IRDA बोलते हैं, आई को छोड़ देते हैं। IRDA का संबंध किससे? तो IRDA का जो संबंध है वो आपका बीमा कंपनियों से। बीमा कंपनियों पर नियंत्रण रखने के लिए एक संस्थान की स्थापना की गई, और संस्थान को नाम क्या दिया? शॉर्ट में नाम है IRDA, भारतीय बीमा विनियामक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक ना, प्राधिकरण। तो इसकी स्थापना की गई, इसी को IRDA बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक ना। और जो इसकी स्थापना की गई, इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि ये जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनके ऊपर नियंत्रण रख सके। ऐसा ना हो कि व्यक्ति उसमें जब बहुत ज्यादा बीमा कर दें तो हो सकता है पैसा लेके भाग जाए, तो IRDA इसके लिए उत्तरदायी होता है। IRDA की जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है, इसकी स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पे की गई थी? तो इसकी स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर सन 2000 में की गई। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है, इसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद है। हैदराबाद। कहां पर इसका हेडक्वार्टर्स?
तो इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो हैदराबाद है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीमा कंपनियों पर लगाम रखने के लिए या बीमा कंपनियों पर क्या लगाम रखने के लिए या बीमा कंपनियों पर नियंत्रित रखने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई? तो आप बताएंगे इरडा, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की गई। ठीक ना, तो ये इरडा है। गूगल पर असम दिखा रहा है, क्या असम दिखा रहा है भाई? सर जीएसटी से कितने क्वेश्चन बनेंगे? बाबू जो मैंने बताया वही क्वेश्चन बनते हैं बाबू। उसका सिक्किम है, देखिएगा उसका आंसर सिक्किम है, उसका आंसर असम नहीं है, उसका आंसर सिक्किम ही है। ठीक ना, सिक्किम है उसका। ठीक ना, हाँ देखिए वंदना कुमारी जी कह भी रही हैं सर सिक्किम है, सिक्किम है उसका। हाँ ठीक ना, चलेगा। तो इरडा और बीमा। अब देखिएगा आपका जो इकोनॉमिक्स है, मैंने आपको आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया इकोनॉमिक्स में, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी फैक्टर रहेंगे उसमें पढ़ लीजिएगा। कोशिश करूंगा मैं कल आपको पीडीएफ देने की, ठीक ना, कल आपको पीडीएफ देने की मैं कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ इसमें मैं कल आपको और एक क्लास लूंगा जिसमें आपको अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में बताऊंगा। जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है जैसे WB है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, IMF है, AIB है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ADB है, ठीक ना, नाफ्टा है, सार्क है, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वो भी पीडीएफ के माध्यम से। यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा, उसी को मैं आपको समझा दूंगी। आप बताइएगा, आप लोग आज के वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा रात में जब मुझे टाइम मिलेगा, कि और ऐसा कौन सा चैप्टर है इकोनॉमी में जो आप पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप हमें वो लिख के भेज दीजिएगा। मेरे दृष्टिकोण से तो सिर्फ एक चैप्टर ऐसा बचता है जहां से एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। पूछ लिया जाता है डब्ल्यूबी का मुख्यालय कहां पर है, डब्ल्यूबी के अंतर्गत कौन कौन से संगठन आते हैं, आईएमएफ का कार्य क्या है, आईएमएफ क्या होता है, कहां पर हेडक्वार्टर है, एडीबी क्या है आपका। अभी देखिएगा बिश्केक में, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, वहां पर एक सम्मेलन हुआ SCO, संघाई सहयोग संगठन, तो इन्हीं के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक ना, अगर आपको लगे कि सर ये टॉपिक भी पढ़ा दीजिएगा, तो प्लीज आज का जो वीडियो इसके लिंक जो इसका कमेंट बॉक्स होगा वहां पे आके लिख दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक ना, वो टॉपिक मैं आपको करा दूंगा। ठीक ना, तो आज अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।